बीए भाग द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र एकांकी संग्रह में आज हम विपिन अग्रवाल जी द्वारा रचित अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या एकांकी के विषय में बात करेंगे। एकांकी के परिचय से पहले हम श्री विपिन अग्रवाल जी के जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं तथा उनकी कृतियों के बारे में बात करते हैं। विपिन कुमार अग्रवाल ने यद्यपि बहुत अधिक संख्या में नाटक या एकांकियां नहीं लिखी है, लेकिन उनके नाटक उस दौर से हैं जब हिंदी नाटक अपने लघु आकार में हिंदी रंगमंच पर नए प्रयोगों के रूप में आ रहा था। नाटक और रंगमंच को सारे परंपरागत विधान, शास्त्रीयता, कलात्मकता, पात्रों की विशिष्टता, दृश्यबंध, सौदेश्य और साहित्यिक अलंकरण से मुक्त कर रहा था। हिंदी में असंगत नाटकों का आरंभ भले ही काफी समय पूर्व भुवनेश्वर के नाटकों से हो चुका हो, लेकिन समय के पूर्व नए प्रयोग की नियति उन्हें स्वीकार करनी पड़ी थी। विपिन कुमार अग्रवाल ने विसंगति को अपने नाटकों का आधार बनाया और विसंगति के नाटकों का एक इतिहास बनाने और हिंदी रंगमंच को प्रयोगशाला से समृद्ध करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनका तीन अपाहिज इस अर्थ में नाटक और रंगमंच दोनों को जीवन की अर्थहीनता, अस्तित्व संकट, रिक्तता, अकेलेपन की अभिव्यक्ति और नए शैली शिल्प से विकसित करने वाला नाटक है। तीनों अपाहिज आधुनिकता की ही परिणति है, जिसे नाटककार ने बिना किसी निश्चित कथानक के, बिना नायकत्व की पूर्व धारणा के छोटे छोटे असंबद्ध ऊल जलूल वाक्यों और स्थितियों के जटिल संयोजन से प्रस्तुत किया है। भाषा की अर्थहीनता पात्रों की क्रियाएं, मुद्राएं जीवन की मूल्यहीनता का बोध कराती है। इस प्रसिद्ध रचना के बाद विपिन कुमार अग्रवाल का लोटन नाटक भी विसंगति की अभिव्यक्ति है। यद्यपि यह तीन अपाहिज जैसी सशक्त रचना नहीं है, वह अपने नाटक एक शब्द है, कूड़े का पीपा आदि नाटकों से भी रचित हुए। इधर काफी समय बाद विपिन कुमार अग्रवाल का नया नाटक संग्रह खोए हुए आदमी की खोज प्रकाशित हुआ है, जिससे उनकी प्रयोगात्मक प्रवृत्ति, नई शैली, शिल्प की अन्वेषण वृत्ति और आधुनिक संवेदना की पकड़ का परिचय मिलता है। इनमें जीवन में व्याप्त एब्सर्डिटी का चित्रण तो है, लेकिन तीन अपाहिज की सतह ये नाटक एब्सर्ड नाट्यधारा से बंधे नहीं है। नाटककार ने अपनी दिशा केवल इसी अर्थ में यहां बदली है, अन्यथा नाटक और रंगमंच जीवन और मनुष्य, भाषा और शिल्प के प्रति उसकी दृष्टि वही है। कहानी, उपन्यास, नाटक तीनों विधाओं का अंतर विपिन कुमार अग्रवाल की दृष्टि में विषयगत नहीं है, बनावट का ढंग का, भाषा का या इस्तेमाल में लाई जाने वाली इकाइयों का है। कविता में बिंब प्रदान हो जाता है, उपन्यास में विवरण और नाटक में मुठभेड़। वह नाटक में विशेष प्रकार की मुठभेड़ को लेकर बहुत स्पष्ट है। जीवन, भाषा, अभिनेता और दर्शकों की मुठभेड़ रंगमंच पर होती है। साधारणतया फार्मूला नाटक में इन चारों का स्थैतिक मिलन मात्र होता है। सही अर्थ में नाटक तभी पैदा होता है जब इनका एक गतिज आपसी संघर्ष मंच पर पनपता है।
एक नाटककार के रूप में विपिन कुमार अग्रवाल नाटक में इस संभावनाओं और मौलिकता के प्रति सजग दिखते हैं। यह भी अनुभव करते हैं हर नाटक में एक से अधिक अवसर आ सकते हैं जब ऐसी सृजनात्मक मुठभेड़ पनप जाए। ऐसी मुठभेड़ों के सिलसिले मिलकर एक सर्वथा नई मुठभेड़ को आकार दे सकते हैं। नाट्य रचना में भाषा को मुख्य आधार मानते हुए वह नाटक को एक ऐसी विधा मानते हैं जो भाषा को बदलता है और निरंतर बदलता बनाता चलता है। वह परिचित संस्थानिक भाषा के उपयोग के बीच में सहज क्षणों में बोली जाने वाली भाषा को ढूंढ कर लाया है। वह अपने इस संग्रह के नाटकों की रचना में एक ऐसी भाषा की खोज करता है जो वर्दी से दूर हो और मुठभेड़ के लायक हो। यह ईमानदारी विपिन कुमार अग्रवाल में प्रारंभ से रही है। नाट्य भाषा और उसकी बुनावट, उसमें भरी हरकत और गूंथे वातावरण की ध्वनित होते अनुभव की प्रभावशीलता उसके नाटकों में मौजूद है। तो इस प्रकार विपिन कुमार अग्रवाल जो है वो अपने नाटकों में एक अलग ही अपनी पहचान और छटा बनाते हैं। उनके द्वारा जो रचित अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या के बारे में हम कुछ संक्षिप्त बात करते हैं। इस नाटक के क्षेत्र में नवीनतम धारा है एब्सर्ड नाटक। एब्सर्ड का अर्थ होता है अर्थहीन और ऊल जलूल या बेहुदा। आज के सभ्य समाज में हम सभी ऐसी स्थितियों से घिरे हैं जो निरर्थक है। ऐसा व्यवहार करने को मजबूर है जो बेहुदा है। ऐसी बातें करने की लीक पीटते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब, हमारी बातचीत, हमारी स्थितियां कहीं भी आदमी के बीच समझ और सहृदया का सेतु नहीं बनाती है। एक ढोंग और आडंबर की दीवार बनाए रखती है। एब्सर्ड नाटक इन्हीं सब ढोंग को बेनकाब करके जिंदगी के गहरे अर्थ को तलाश करता है। मान लीजिए हम खिड़की से देखते हैं, हमारा एक मित्र मिलने आया। हम लपक कर उससे मिलने नहीं जाते, उसे दरवाजे तक आते हुए देखते हैं। वह घंटी बजाता है और हम बैठे रहते हैं। नौकर या कोई और दरवाज़ा खोलता है, नाम काम पूछा जाता है, हमें अंदर सूचना दी जाती है। व्यक्ति बैठक में आकर खड़ा हो जाता है और तब हम तपाक से उठकर उसका स्वागत करते हैं जैसे हमने उसे पहली बार देखा है। फिर उधर उधर की बातें होती है जो बेकार और फिजूल है। हम ऊबते हैं और बातें करते जाते हैं। परिस्थितियों के दबाव से हम अपने अधिकांश मित्रों के साथ ऐसा ही व्यवहार करने को मजबूर हैं। जिंदगी की इसी ऊब, ढोंग और मसीन पने को विपिन अग्रवाल ने अपने इस नाटक में बड़े सुंदर ढंग से दिखाया है। मोती धीरज को उस समय तक नहीं पहचाना जाता जब तक कि वह बाकायदा नहीं आता। इधर उधर शब्द को बार बार दोहराकर लेखक बताना चाहता है कि उसकी बातें एकदम बेकार और बेमतलब है। वे उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं, हेर फेर करके गहरे अर्थ निकाल रहे हैं और अपनी अपनी सूझबूझ से दूसरों को आतंकित कर रहे हैं। फिर आते हैं राम और सीता। यही नीरस तकल्लुफ फिर दोहराया जाता है। राम लेखक है। धीरज राम से उसकी किताबों के बारे में पूछता है। समानांतर राधा और सीता के बच्चों के बारे में पूछती जाती है। नाटककार ने इन चारों की बातें ऐसे कौशल से रखी है कि वे एक दूसरे को काटती नहीं है। इन लोगों के लिए रचनाएं, पुस्तकें, बच्चे, साग सब्जी सभी एक है। किसी में कोई फर्क नहीं है। ढोंग और आगे बढ़ता है और हिंदी के हिमायती अंग्रेजी स्कूलों में बच्चे पढ़ाते हैं, अंग्रेजी अखबारों में लिखते हैं। और इस नाटक का प्रमुख पात्र है अदृश्य व्यक्ति। वह आदमी बने जो इस ढोंग, झूठ, दिखावे और ऊब में खो गया है।
वह आदमी इन सब की आत्मा है जो हर झूठ पर कोचती है, अर्थात नाटक में तमाचा मारती है। मोती कहता है, मैं हमेशा सच बोलता हूं और तमाचा पड़ता है। धीरज कहता है, क्योंकि मैं उदार हूं तभी तमाचा पड़ता है। और बच्चों के भविष्य के नाम पर जब राम और सीता अपने अहंकार तृप्ति की बात को ढकते हैं तो तमाचा पड़ता है। यहां तक कि मोती के मुंह के अंत में मैं शब्द निकलता है तब भी तमाचा पड़ता है। यानी इस झूठ, दिखावे, ढोंग और निरर्थकता में आदमी का मैं अर्थात अपना निजी व्यक्तित्व भी नहीं रह गया है। वह मैं भी झूठ है और किसी और का ओढ़ा और उधार लिया हुआ व्यक्तित्व है। और यही बेहुदा स्थिति जब राष्ट्र के स्तर पर फैल जाती है तो झूठ अपने से रूठकर आपसी व्यवहार में, राष्ट्र की बोली में जा बैठता है तो वह आत्मा या अपना सत्य खुद को चाटा मारकर आत्महत्या कर लेता है। ऊपर से उखड़ा, असंगत और ऊल जलूल लगने वाला यह एकांकी हिंदी के नवीनतम नाट्य लेखक का सशक्त नमूना है। बात को कितने गहरे, सार्थक और प्रतीकात्मक ढंग से कहा जा सकता है, यही इस नाटक की सफलता है। एक हरे, भावुकता और घटनाओं से भरे नाटकों की तुलना में यह कहीं अधिक नाटकीय, सार्थक और प्रभावशाली रचना है। इसकी गंभीरता क्लिष्ट शब्दों या झलकदार मोड़ों की नहीं, पूरी स्थिति के संकट की तलवेदी गंभीरता है। इस तरह से इस एकांकी में लोगों द्वारा किया गया नाटक ढोंग स्पष्ट रूप से हमारे सामने अग्रवाल साहब के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।